नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे फ्रेंड्स, उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर वो 14 को कवर करेंगे फ्रेंड्स। और इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो जरूर देखिएगा। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर 14 का, ठीक है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कथन की, तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है कि राजा की जो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ना, वो तैत्तिरीय नहीं बल्कि ऐतरेय, याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और याद रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण की जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसकी रचना ऋग्वेद के ऊपर मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है, ये शतपथ ब्राह्मण याद रखिएगा यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है क्या कि आर्णक्य में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, देखिएगा कि मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मौर्य काल में, तो मौर्य काल में आपको पता है कि महामात्य सर्प जो है ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मौर्य काल में जो आपके गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या गुप्तचर की, तो देखिए गुप्तचर विभाग के प्रधान के अधिकारी को ना सर्प महामात्य कहा जाता था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले देखिए कि भारत में जो कुषाण वंश का जो स्थापना हुआ था ना, वो कब हुआ था, याद रखिएगा 15 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा, 15 ईस्वी में कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। ये ऑप्शन में बी में दिख रहा है ना, कुजुल कटफिसेस, ये कुषाण वंश के क्या थे, संस्थापक थे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, इसको माना जाता है भीम कटफिसेस को, क्योंकि कुजुल कटफिसेस ने ना कोई भी सिक्के जारी नहीं किए थे और भीम कटफिसेस ने क्या किए थे, सिक्के को जारी किए थे। इसलिए भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था, भीम कटफिसेस को, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। और कुषाण वंश की स्थापना कब हुआ था, 15 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी, ईसा पूर्व मत कीजिएगा, ईस्वी कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये कुषाण वंश है, ये कुषाण वंश की जो राजधानी थी ना, ये पेशावर या फिरोजपुर थी इसकी राजधानी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है कनिष्क। तो देखिए कनिष्क के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 78 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था तो क्या हुआ था कि शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी, ईसा पूर्व मत कीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। 78 ईस्वी में क्या हुआ था कि शक संवत की शुरुआत की थी। और रेशम मार्ग की भी खोज किसने की थी, तो कनिष्क ने ही की थी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि कुषाण वंश का अगर सबसे वंश का ये महानतम शासक था, याद रखिएगा, कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था, तो कनिष्क था। और कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था, भीम कटफिसेस को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है वासुदेव। तो याद रखिएगा कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यही था वासुदेव था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन को बताता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि गुप्त वंश के शासक की, तो देखिए गुप्त वंश का शासक का ना सबसे शक्तिशाली शासन जो चला था वो 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक क्या हुआ था कि ये गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासन था। देखिए फ्रेंड्स, 319 ईस्वी से भी पहले शासन था और 550 ईस्वी के बाद भी शासन था। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि गुप्त वंश के शासकों का सबसे शक्तिशाली शासन जो हुआ था वो 319 से लेकर 550 ईस्वी के बीच में हुआ था, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि गुप्त वंश की, तो देखिए गुप्त वंश की ना 2 राजधानियाँ थी। देखिए फ्रेंड्स, एक थी आपका राजनीतिक राजधानियाँ और दूसरा था सांस्कृतिक राजधानियाँ। अगर हम राजनीतिक राजधानी की बात करें तो ये था पाटलिपुत्रा। अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक राजधानियाँ की, तो ये था उज्जैनी, यानी कि उज्जैन था, यानी कि इसकी 2 राजधानियाँ थी। दूसरी राजधानी कौन थी फ्रेंड्स, तो दूसरी राजधानी थी उज्जैनी। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ अच्छे से, ताकि आपका कन्फ्यूजन न रहे, याद रखिएगा। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 380 से लेके 412 ईस्वी तक क्या होता है इसका शासन था, या ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है। चलिए, और देखिए अगर हम बात करते हैं क्या चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा साहित्य और कला का जो विकास हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ था, साहित्य और कला का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान से देखिएगा। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध देखिए। देखिए हर्ष मतलब इसको श्री हर्ष भी बोल सकते हैं कि कलहन श्री हर्ष का क्या था, आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध, आपको पता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन है, और कश्मीर का जो इतिहास है ना राजतरंगिणी पुस्तक में ही मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ना, इसमें तीनों वंश दिख रहा होगा, कारकोट वंश, लोहार वंश और उत्पल वंश। देखिए फ्रेंड्स, ये कश्मीर से शासन करने वाले राजवंश का क्रम है, मतलब कि पहला क्रम पे कौन है, एक एग्जाम में आया था कि कश्मीर में शासन करने वाले राजवंश का क्रम बताइए, तो पहला कौन था, कारकोट वंश, इन्होंने पहले शासन किया था, उसके बाद उत्पल वंश दूसरा, और तीसरा क्या है, तो लोहार वंश ने शासन किया था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या लोहार वंश की, तो देखिए लोहार वंश का जो अगर हम कहा जाता है फ्रेंड्स कि लोहार वंश के जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, तो संग्राम राज को। संग्राम राज ने लोहार वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हर्षवर्धन, देखिए श्री हर्ष अलग है और हर्षवर्धन अलग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हर्षवर्धन का अगर बात करें, हर्षवर्धन ने शासन किया था ना उत्तर भारत में, पूरा उत्तर भारत में क्या होता कि हर्षवर्धन ने शासन किया था, और हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन किससे संबंधित है, तो वर्धन वंश से हर्षवर्धन क्या है, तो संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया। देखिए ध्यान से, इक्ता प्रथा, इक्ता का मतलब पता है क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है भूखंड, मतलब पहले ना पैसे के बदले में ना कुछ दान में ये जमीन वमीन दान में दिया था, उसको भूखंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत ना मोहम्मद गौरी ने किया था भारत में, लेकिन अगर बात करें कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी प्रथम बार, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत प्रथम बार इल्तुतमिश ने की थी, और इसका अंत किसने किया था, तो अंत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या हुआ था कि इसको अंत करके क्या हुआ था कि नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या कि इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है इल्तुतमिश के बारे में, तो देखिएगा ध्यान से कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया, इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो देखिए एक पॉइंट से मैंने कितना सारा क्वेश्चन बताया, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, कि भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा। अब देखिए, अब सबसे पहले देखिए अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ना ये तुर्की मुसलमान था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने को कहा था कि भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक किसे कहा था, तो मोहम्मद गौरी को कहा था। क्यों, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण किया था 1175 में, ये डेट याद रखिएगा, 1175 में ये मुल्तान पर आक्रमण किया था और मुल्तान को जीत लिया था। फिर दूसरा आक्रमण किया था फ्रेंड्स ये मोहम्मद गौरी 1178 में। 1178 में जब दूसरा आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय ने क्या किया था, इसको पराजित कर दिया था। तो दूसरा बार कब, तो यहाँ देखिए प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा, तो भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना, प्रथम आक्रमण नहीं पूछा, अगर प्रथम आक्रमण पूछता तो अगर प्रथम आक्रमण पूछता तो ये क्या होता 1175 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा, तो 1178 में करना पड़ा। तो किसने हराया, तो भीम द्वितीय ने इसे हराया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में कोई ऑप्शन कर लीजिए सही, 1178, तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, 1178 में हार का सामना करना पड़ा था। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि मोहम्मद गौरी के बारे में, तो पता है कि आपको तराइन का 2 युद्ध हुआ था। एक हुआ था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। उसका 1192 में क्या हुआ था कि तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। और कहा जाता है ऐसा क्या कि तराइन का जब दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था ना, तो इस्लामी सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी ने 1192 के आसपास की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखिए 1178 हो जाएगा, 1778 को काट के 1178 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको
अगर आपके पास इसका आंसर रहता, केवल अगर आप आंसर को टिक करते तो आप तो कोई आंसर गलत कर लेते। अगर मे भी अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता तो आपका 1 नंबर कट जाता। देखिए फ्रेंड्स, आप ऑथेंटिक वीडियो को देखिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, जो अच्छे से बताया जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, और हो सके फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लाइक कर ही सकते हैं, अगर कोई छोटा चैनल है तो उसको मोटिवेट कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, ये चैनल ग्रोथ आप ही लोग के कारण कर सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ये चैनल जरूर ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, खामनौर का युद्ध कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आप खामनौर का युद्ध समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये हल्दी घाटी को युद्ध को ही ना खामनौर का युद्ध कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था, तो याद होंगे ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। और खामनौर का युद्ध को ही क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, जिसको 1576 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। जो अकबर क्या होता कि जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन की, तो देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 में क्या होता कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये प्रस्ताव रखा था किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव को रखा था। लेकिन ये पारित किसके अध्यक्षता में, तो अबुल कलाम आज़ाद। उस समय क्या थे कि कांग्रेस के जब अध्यक्ष जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 से लेके 46 तक हमारे कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और याद रखिएगा कि ये जो 8 अगस्त 1942 को जो ये आपका जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, वो कहाँ हुआ था, तो उस समय तो बिहार के रामगढ़ में हुआ था अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। जो अभी रामगढ़ वर्तमान में किस राज्य में है, तो बिहार पुलिस में आया था, तो वो अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा सबसे लंबे दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद ही है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो देखिए, गडकरी विद्रोह हुआ कब था, तो ये हुआ था 1844 में हुआ था गडकरी विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा इनके दाजी कृष्ण पंडित जो थे वो गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अब देखिए ऑप्शन में आपका है चक्र विसोई। तो देखिए उड़ीसा में जो ना खोंड विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो चक्र विसोई थे। ऑप्शन सी है बुद्धो भगत। तो देखिए छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धो भगत थे। और डी में है क्या, गोमधर कुंवर। असम में अहोम विद्रोह हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गोमधर कुंवर थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन कि वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूपकर्ता थी। तो देखिए वर्धा शिक्षा योजना आया कब था, 1937 में आया था। और देखिए ये वर्धा शिक्षा योजना जो लाए थे नहीं, महात्मा गांधी जी लाए थे। लेकिन इसका पूछा जा रहा है कि प्रारूपकर्ता कौन थे, तो इसके प्रारूपकर्ता थे फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन। और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना का उद्देश्य था, महात्मा गांधी का, कि आत्मनिर्भरता यानी कि हस्त उत्पादन कार्य इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछाड़ की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। देखिए ये मैसूर, कुर्ग एवं कछाड़ जो है ना, ये कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो ब्रिटिश साम्राज्य ने इसका रियासतों का विलय किया था किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1856 में, डेट याद रखिए 1856 में क्या हुआ था कि अवध को कुप्रशासन के आधार पर मिलाया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन बी में आपका कि लॉर्ड एलनबरो द्वारा। तो देखिए 1843 में क्या होता कि 1843 में क्या हुआ था कि सिंध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था लॉर्ड एलनबरो। और ऑप्शन सी में आपका लॉर्ड ऑकलैंड। तो देखिए लॉर्ड ऑकलैंड क्या हुआ था कि 1839 में, इससे पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि 1839 में जो ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का मरम्मत करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने ही। जो जीटी रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो इसका मरम्मत किसने करवाया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक मेहता। अगला आपका 14 नंबर की काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए अब सबसे पहले फ्रेंड्स की ये काकोरी कांड हुआ कब था, तो ये डेट आप दिमाग में
सेट कर लीजिएगा। 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये काकोरी कांड। और देखिए फ्रेंड्स, ये काकोरी कांड जब हुआ था ना, तो इससे पहले ना HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। और ये 1924 में जब इसकी स्थापना हुआ था ना, तो जब काकोरी कांड जब हुआ था, तो इसमें के जितने भी जो इससे जुड़े थे व्यक्ति को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि अगर हम बात करते हैं क्या कि काकोरी कांड में अभियुक्तों को बचाव हेतु समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे किसे, तो ये बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। और ये जो काकोरी कांड जब हुआ था ना, इसमें 4 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1927 में। और 1927 में गिरफ्तार की इनको फांसी दे दी गई थी। यानी कि 4 क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या हुआ था कि गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई थी 1927 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 50 नंबर के निम्नलिखित में से कौन असत्य विकल्प को चुने। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्या कि समाचार दर्पण, इसके लेखक विलियम कैरी है। हिंदू GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी, ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया और स्वदेश मित्रम ये दादा भाई नौरोजी, ये आपको गलत है। स्वदेश मित्रम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, GS अय्यर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका गलत है। 60 नंबर के कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो देखिए, कुडप्पा संरचना ना, ये कुडप्पा ने एक तरह का चट्टान है और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार ना फ्रेंड्स आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपका कि मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। तो देखिए, मोलेसिस बेसिन जो है ना, ये अवस्थित है कहाँ पे, तो ये मिजोरम में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि खारदुंगला दर्रा अवस्थित है। तो देखिए, खारदुंगला दर्रा जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये लद्दाख में अवस्थित है। या खारदुंगला जो दर्रा है तो भारत को चीन में आपस में जोड़ने का काम करता है, भारत को चीन से आपस में जोड़ने का काम करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपका है नारायण सरोवर। देखिए, ये नारायण सरोवर झील है वो गुजरात राज्य में स्थित है, सही है। पाला झील जो है मिजोरम में स्थित है। और ये आपका कंकड़िया है, कंकड़िया झील ये असम में नहीं बल्कि ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। और उमियम झील कहाँ है, तो मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये असत्य है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। तो देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वर्षा व तापमान इसका आधार है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। तो किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, यूकेलिप्टस को। तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का क्या कहा जाता है, तो आतंकवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देखिए, भारत में देखिए फ्रेंड्स, अगर सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है, तो कुआं से, नलकूप से, तालाब से, इसी से की जाती है। तो ये होता है लघु सिंचाई योजना से क्या होता है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिसमें कुआं, नलकूप, तालाब ये सभी आ जाते हैं। अगला 23 नंबर की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है ना वो हिमाचल प्रदेश है। लगभग 90% लोग यहाँ पे ग्रामीण लोग निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे नंबर पे क्या है, असम है। और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या निवास कहाँ करते हैं, तो गोवा में करते हैं। लगभग 62% क्या होता है कि शहरी निवास करते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि वंशदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना फ्रेंड्स आपके गुजरात राज्य में स्थित है, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका 25 नंबर कि लाखड़ जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो देखिए, लाखड़ जनजाति जो है ना वो आपके मिजोरम राज्य में निवास करते हैं, लाखड़ जनजाति, लाखड़। अगला 26 नंबर की गणगौर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, गणगौर लोकनृत्य का संबंध जो है वो राजस्थान से संबंधित है। अगला 27 नंबर की सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो देखिए, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित कहाँ है, तो ये असम में स्थित है। अगला आपका 28 नंबर की चुटक परियोजना किस नदी पर है। तो देखिए, चुटक परियोजना जो है ना ये लद्दाख में है, याद रखिए ये सुरु नदी पे है। चुटक परियोजना कहाँ है, तो लद्दाख में किस नदी पे है, तो सुरु नदी पे। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखिए, ये सिद्धांत है और ये भूगोल वेता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय फिसलन ये डेली ने दिया था, ये भी आपका सही है। महाद्वीपीय विस्थापन ये जोली ने नहीं बल्कि वेगनर ने दिया था। किसने दिया था, तो वेगनर ने दिया था। और तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज ने दिया था, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा।
अगला 30 नंबर कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना, मोजाम्बिक जलधारा है ना, वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। तो हिंद महासागर की कौन कौन सी जलधारा है, तो याद रखिएगा कि अगुलहास की धारा जलधारा ये हिंद महासागर की है, मेडागास्कर की जलधारा, उत्तरीय विश्वतीय जलधारा, दक्षिण विश्वसीय जलधारा, ये सभी जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर के संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। तो देखिए यह जो की गई है ना, ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत ये व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना चार्टर एक्ट 1853 के तहत की गई, और चार्टर एक्ट 1853 में ये भी कहा गया है कि जो सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो होगा ना, ये होगा भारत में, ठीक है ना। तो ये आपको कहा गया चार्टर एक्ट 1853 के तहत ये कहा गया। अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये कहा गया है, ठीक है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या कहा गया है, तो इसके तहत कहा गया कि भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कौन है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 है। और भारत शासन अधिनियम 1935 क्या कहता है, तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिवेशन कौन सा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तो किस देश से, तो ये किया गया है जापान से ग्रहण किया गया है, जापान। अगला आपका 33 नंबर कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम को सजा। देखिए आरोही क्रम कहने का मतलब क्या कि अगर हम बात करते हैं, देखिए नागालैंड का स्थापना हुआ था 1963 में। अगर हम बात करते हैं मेघालय, तो मेघालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था मेघालय का स्थापना। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की स्थापना हुआ था 1975 में। अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था 1987 में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 34 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर देखिए क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। तो ये जो कहा गया है फ्रेंड्स आपके स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफ शेयर बाद 1963 में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स परमादेश का रीट का मतलब पता है क्या होता है, कि हम आदेश देते हैं, और याद रखिए परमादेश रीट ना 3 लोगों के खिलाफ ये जारी नहीं हो सकता है। पहला निजी व्यक्ति, राज्यपाल और राष्ट्रपति, यानी कि इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और याद रखिए परमादेश रीट जो है ना, वो न्यायपालिका के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन की बात करते हैं ना, कि जमींदारी उन्मूलन की जो बात है 9वीं अनुसूची में कही गई है। देखिए जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था ना, तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसके यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे अनुसूची तो कुछ है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो याद रखिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में कहा गया है, ठीक है। और इसी में एक जो संविधान अनुच्छेद है उसके तहत क्या कहा गया है कि जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ किया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है 37 नंबर की उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक तो आप पढ़े होंगे, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक है, और राष्ट्रपति में 50-50 से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 38 नंबर की नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है कौन। तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का रिपोर्ट ना ये जो समक्ष रखता है कौन रखता है, तो ये राष्ट्रपति रखता है।
क्यों? क्योंकि भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक ही करता है। और ये नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो अनुच्छेद 151 यानी कि 151 में कहा गया है कि यह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 39 नंबर की संसद के स्थगित करने का अधिकार है। देखिए, संसद को सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन संसद को स्थगित यानी कि बीच में रोकने का अधिकार जो है ना पीठासीन अधिकारी के पास है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन समझिएगा कि स्थगित का मतलब होता है बीच में रोक देना, तो ये पीठासीन अधिकारी के पास होता है संसद को स्थगित करने का अधिकार, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। और संसद को बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना काम किसका? तो राष्ट्रपति का है, लेकिन स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। 49 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो ये शक्ति किससे प्रदान करता है? तो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की से ये शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, समाचार पत्रों का बिक्री पर कर ये अनुच्छेद 286 के तहत ये होता है, और व्यापार, आजीविकाओं तथा नियोजन पर कर जो है अनुच्छेद 276 के तहत ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मूल संविधान में ना टोटल कितने भाषा थे? तो 22 भाषा थे। बाद में बहुत सारे भाषाओं को ऐड किया गया, लेकिन याद रखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में आपका राजस्थानी भाषा का वर्णन इसमें नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है? तो देखिए, अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें ना फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो शासन होता है अनुच्छेद 356 के तहत होता है। ये राष्ट्रपति शासन पर जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत होता है, और 365 के तहत भी होता है राष्ट्रपति शासन। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 356 और 365 के तहत भी होता है, लागू होते हैं राष्ट्रपति शासन। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार जो होता है ना वो 2 माह के लिए होता है। पहली बार कितने माह के लिए होता है? 2 महीना के लिए होता है। यदि संसद स्वीकृति दे दे तो वो 6 महीने के लिए होता है, और आगे ऐसे स्वीकृति मिलते रहे तो अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, अधिकतम। ठीक है, लेकिन पहली बार कितना? तो 2 महीना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि संविधान में लिखा हुआ है क्या कि महिलाओं को जो आरक्षण है ना 30% मिलनी चाहिए, लेकिन 30% से कम नहीं मिलनी चाहिए, ये भी आपके संविधान में लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, याद रखिए 73वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय नहीं है? तो देखिए, सांविधिक निकाय का मतलब समझ में आता है। देखिए कि वैसा निकाय जो संसदीय अधिनियम के तहत होते हैं उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। मतलब सांविधिक निकाय किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि वैसा नियम जो संसदीय अधिनियम के तहत होते हैं उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपके संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है? तो ये संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय नहीं है। सांविधिक निकाय आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। ये आपके क्या है? तो सांविधिक निकाय हैं, लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है ये आपके संवैधानिक निकाय है। ये अनुच्छेद याद रखिए, ये अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो इस केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 के ए में यह वर्णित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 323 के ए के तहत ये 1985 में इसका गठन हुआ था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1985 में इसका गठन हुआ था, 1985 में। अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था, और आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 45 नंबर कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं कितने सदस्य? तो 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 46 नंबर की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है ना बछेंद्री पाल है। ये कब चढ़ी थी? तो 1984 में। डेट याद रखिए, 1984 में, यानी कि 1984 में ये पहली बार चढ़ी थी, और ये उत्तराखंड से संबंधित है। बछेंद्री पाल किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। अब देखिए, संतोष यादव वहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए, लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव है, माउंट एवरेस्ट से चढ़ने वाली। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है वर्तमान में। कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को सर्वप्रथम कब खेला गया? नहीं, कब मनाया गया। याद रखिए, कब क्या हो गया? तो खेला नहीं गया, कब मनाया गया था। तो देखिए,
राष्ट्रीय खेल दिवस आपको पता है ना कि 29 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को, याद रखिएगा 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और देखिए इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और हुआ क्या था कि अगर हम बात करते हैं क्या मेजर ध्यानचंद को, तो हॉकी का जादूगर इन्हें कहा था, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता। तो देखिए पहली बार जो सर्वप्रथम जो मनाया गया था दिवस वो 2012 में मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2012। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विश्व कप फुटबॉल जो प्रथम हुआ कब था, डेट याद रखिए 1930 में हुआ था, पहला क्वेश्चन। और ये हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। इसमें किस देश ने खेला था, तो उरुग्वे और अर्जेंटीना ने खेला था। उरुग्वे ने 4 गोल किया था और अर्जेंटीना ने 2 गोल किया था। और इसको जीता भी किसने था, तो इसको जीता भी उरुग्वे ने था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की भारत के किस राज्य में ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने 2013, याद रखिए कब, तो 2013 में क्या हुआ था कि मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया था, किसने, तो मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम प्रश्न 50 नंबर कि विश्व में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच सर्वप्रथम 1971 में कहाँ खेला गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विश्व में एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था ना, सर्वप्रथम 1971 में खेला गया था। और देखिए ये विश्व में एक दिवसीय मैच से पहले ना ये टेस्ट मैच हो रहा था। मतलब टेस्ट मैच में हुआ क्या था कि 3 दिन में क्या होता कि ये टेस्ट मैच खत्म हो गया था। तो सोचा क्या कि कहीं चलो कहीं कोई एक दिन एक दिवसीय मैच खेला जाए। तो वही एक दिवसीय मैच खेला गया था ये ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच खेला गया था, एक दिवसीय मैच सर्वप्रथम 1971 में, जिसमें क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और इंग्लैंड क्या हो गया था, हार गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन है कि फ्रेंड्स इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको 20 सेट पूरा मैं जल्द ही आप लोगों के लिए कंप्लीट करूँगा। और फिर जो नया टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हो रहा है मैं उसको भी प्रोवाइड करके मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।